प्रणाम सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल के हमें कुछ पल हमें प्रदान किए और ये सौभाग्य है हमारी इस पीढ़ी का कि हम आपके माध्यम से अपने इस लोक को जान सकेंगे और आपकी सर्जना के उन कुछ मूलभूत तत्वों से हमारा परिचय हो सकेगा और इस माध्यम से हम अपने समाज, हम अपनी संस्कृति, हम अपने गांव, खेत खलिहान, जंगल, कपकपाती ठंड, जेठ की उष्णता, बारिश, पतझड़ और न जाने कितने ऐसे तत्व जो आपकी रचनाओं में खिल उठते हैं, जीवंत हो उठते हैं, जिनको पढ़ के लगता है कि हमारे सामने एक ऑडियो विजुअल चल रहा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं इस अर्थ में कि आज आप हमारे बीच में विद्यमान हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो सबसे पहले तो सर मैं क्या, मेरी पीढ़ी के तमाम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस रचनात्मकता के मूलभूत बीज तत्व क्या है? आपको धन्यवाद। आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है वह जिज्ञासा मेरे लिए भी मूल्यवान है। मूल्यवान इसलिए कि मुझे अपने जीवन के पुनरावलोकन का एक प्रसंग इस माध्यम से प्राप्त हो रहा है। मैं उज्जीवित हो रहा हूँ एक तरह से। मेरा जन्म यद्यपि हटाकी अस्पताल में हुआ था, किंतु मेरा बचपन तो एक गांव में ही गुजरा। गांव भी ऐसा जो एक पहाड़ी की उपत्यका में स्थित है और एक नाला उस गांव को घेरे हुए है। उसके चारों ओर खेत खलिहान हैं, अमराइयाँ हैं, वृक्ष हैं और अमीरी और गरीबी का मिला हुआ वो एक जीवंत समाज है। लेकिन एक बात थी उस समय कि गरीब भी प्रसन्न था और अमीर तो प्रसन्न रहेगा ही। गरीब इसलिए प्रसन्न था कि उसमें उपभोगवाद का बवंडर उसके भीतर नहीं था। जितना उसे प्राप्त होता था उतने में संतोष करके वो गा बजा लेता था, नाच लेता था, व्रत उपवास कर लेता था, तीर्थ त्योहार कर लेता था। एक प्रसन्न वातावरण प्रकृति जैसे प्रसन्न होती है, वैसे ही एक सामाजिक प्रसन्नता चारों ओर व्याप्त थी। प्रकृति की बदलती छवियों में लोग प्रमुदित होते थे। वर्षा की जब सावन भादों में घनघोर झड़ियाँ लगती थी और लगातार 15-15 दिन तक बारिश होती थी, तब चौपालों में आल्हा गाया जाता था। दिवाली आती थी तो दिवाली के नाच और दिवाली का उत्सव होता था, गान होता था। एक तरह से एक उत्फुल्ल वातावरण में मैं विकसित हो रहा था। मेरे पिता पंडित थे और आचार्य तथा पुरोहित का कार्य करते थे। वे कथा वार्ताएँ भी करते थे। अपने क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे।
मैंने उनको देखा, उनके आचरण का अनुवर्तन किया। वे सुबह उठ कर के श्लोक पाठ, दोहा पाठ किया करते थे। अनायास संस्कृत और हिंदी की कविता मेरे मानस में अपने बीज बोने लगी थी। वे परंपरित छंदों में कुछ कविताएं भी कर लेते थे, तो मुझे भी जब उनकी कविताएं पढ़ने को मिलती थी तो मैं प्रसन्न हो जाता था। मेरी माँ और मेरी बहनें लोकगीत गाती थीं। उस समय तो जांता चलता था घर में। जांता का अर्थ है कि वो चक्की जिसमें अनाज पीसा जाता था और अलस भोर में ये अनाज पीसा जाता था। मैं रजाई ओढ़े पड़ा रहता था, माँ जांता चलाती थी और गीत गाती रहती थी, लोकगीत गाती रहती थी। एक लोकगीत में मुझे लगा कि ये लोकगीत कितनी चेतना वाला लोकगीत है। उस लोकगीत में ये कहा गया है कि मैं इस जांते को पीस करके, चला करके, घट्टी को चला करके अंधेरे को पीस रही हूँ और मैं इस अंधेरे को पीस करके एक सूरज उगाना चाहती हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे इस जांते के चारों ओर आटे का शुभ्र वलय बन रहा है, ऐसा ही एक वलय मैं इस अंधेरे के विरुद्ध में सूर्य के प्रकाश जैसा निर्मित करना चाहती हूँ। ये तो मेरे शब्द हैं, लेकिन ये बुंदेली में जब गाया जाता था तो बहुत प्रभावित करने वाला गीत था। ऐसे अनेक लोकगीत हैं। बारहमासा है, बारहमासा में ऋतुओं के बदलते आचरण के उद्दीपनों को मानवीय प्रकृति के साथ संयुक्त करके प्रस्तुत किया गया है। तो एक तरह से इन लोकगीतों के माध्यम से मुझे मेरे अवचेतन में ये बात ज़रूर घर करती गई कि प्रकृति के साथ ही मनुष्य अपने संपूर्ण को पाने की चेष्टा करता है। क्योंकि जब लोकगीत में ऋतु परिवर्तन आते हैं बारहमासा में, तो उन्हीं परिवर्तनों के साथ मनुष्य की चेतना, मनुष्य के हृदय जगत, मनुष्य के भावना संसार को भी उसी क्रम में रखा जाता है। अर्थात प्रकृति और मनुष्य, इन दोनों का समन्वय, इन दोनों की जो राग एकता है वो इन लोकगीतों में थी। तो एक तरह से ये तो मुझे अनुभव होने लगा था कि प्रकृति और मनुष्य अलग अलग नहीं हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य अपने को संप्रसारित करता है, व्यापक बनाता है। जब आज मैं सोचता हूँ कि प्रकृति मनुष्य को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने वाला तत्व है, और कहीं भी रहिए आप, आपके साथ अगर पेड़ पौधे हैं, आपके साथ नदी है, आपके साथ पहाड़ है, आपके साथ वर्षा की बूंदें हैं, सूर्य है, चांद है, नक्षत्र हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन दूर हो जाता है और आप ऐसे समुदाय में पहुंच जाते हैं जो समुदाय ईर्ष्या द्वेष रहित है।
जो समुदाय आपको बड़प्पन देता है। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रकृति से ही आदमी ने मानवीय गुणों को सीखा है। हम प्रकृति से जितने दूर चले जाते हैं उतने ही हमारे भीतर मानवीय गुणों का क्षरण होना प्रारंभ होता है। तो मेरी रचनात्मकता में प्रकृति की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और इस हिस्सेदारी को मैंने गद्य और पद्य दोनों में अभिव्यक्त किया है। और ये अभिव्यक्त सप्रयोजन किया गया ऐसा नहीं है, ये सहज भाव से उनमें अवतरित हुआ है, क्योंकि ये प्रकृतिजात संस्कार मुझे बचपन से ही प्राप्त हुए थे। और रही बात इसकी कि हम सब तो देखते हैं प्रकृति, हम सब लोकगीत सुनते हैं, हम सब वही सब देखते हैं जो कवि देखता है या साहित्यकार देखता है। तो सब इस तरह से क्यों नहीं प्रतिक्रिया कर पाते हैं जीवन में। तो मैं तो रीतिकाल के आचार्य कवि भिखारी दास की एक पंक्ति आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने कविता कैसे की जाती है, क्यों की जाती है और कवि कैसे बना जाता है, इसकी विवेचना की है। वे लिखते हैं, शक्ति कवित्व बनाए वे की जही जन्म नक्षत्र में दीनी विधाते। इसका अर्थ है कि उस जन्मदाता ने, विधाता ने कविता की शक्ति रचने की क्षमता जिस व्यक्ति को प्रदान की है वही कविता रच सकता है। और ये बात मुझे बाद में अंग्रेजी के उस मुहावरे से मिली जिसमें कहा गया था कि कवि बनाए नहीं जाते, कवि पैदा होते हैं। तो बहुत संभव है कि मेरा भावना तंत्र इतना संवेदनशील रहा होगा कि कविता मेरे पास आ गई। अब ये जो भावना तंत्र की संवेदनशीलता है, इसे इस रूप में मैं लेता हूँ कि 4 बहनों के बाद घर में मेरा जन्म हुआ था। पिताजी की उस समय उत्तरार्ध जीवन की यात्रा चल रही थी और मैं लोकगीत की गोद में ही जैसे जन्मा था। आशा निराशा के धूप छाही परिवेश में मेरा जन्म हुआ था और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये अनुभव होने लगा था कि मेरे ऊपर दायित्व तो बहुत है। ये जो दायित्व तो बोध है, ये दायित्व तो बोध व्यक्ति को अंतर्मुखी भी बनाता है और बहिर्मुखी भी बनाता है। अंतर्मुखी इसलिए बनाता है कि आप बाहर की जो परेशानियां हैं, बाह्य दबाव हैं, उनको ऑब्जर्व करने की आपके पास क्षमता भी हो जाती है और उन्हें दबाने के लिए आप अंतर्मुखी होकर के अपनी रचनात्मकता का विकास भी करने लगते हैं। बाह्य दबाव ही एक तरह से संवेदनशील व्यक्ति की अंतश्चेतना में प्रतिक्रियाएं करते हुए रचनात्मकता के क्षणों को निर्मित करता है। जब तक व्यक्ति अपने बाह्य दबावों से प्रभावित नहीं होगा, वे किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य तरह के दबाव हो सकते हैं, लेकिन उन दबावों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही
रचनात्मक क्षमता विकसित होती है, अगर मन में संवेदनशीलता ज़्यादा है तो। इसलिए बचपन से ही मैं जिन दबावों में गुजरता रहा, जिन अभावों में रहा, जिन विषम परिस्थितियों में रहा, उनसे मुक्ति की तलाश ही मैं कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से करता रहा हूँ। ये तो एक तरह का आत्म सत्य था। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सामाजिक संदर्भों को अपनी कविता में ढालने के लिए, अपने लेखन में ढालने के लिए भी मेरे भीतर एक सामाजिक पीड़ा का भाव जागृत हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे मजदूर अपनी जीवनी कष्ट कसालों में जीता हुआ भी अपने को समाज में स्थापित किए रहता है। कैसे एक सीमांत किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता हुआ धरती की बीज शक्तियों को अनाज में परिवर्तित करता है और उन्हें चूल्हे तक पहुंचाता है रोटी बनने के लिए। ये सब कुछ मैं देख रहा था, इसलिए सामाजिक आशयों को भी मैंने उतनी ही गंभीरता से अपनी कविता में, अपने साहित्य में, अपनी रचनात्मकता में स्थान दिया। और संयोग से ये भी होता रहा कि मैं जीवन की आपाधापी में अपने कुछ मूल लक्ष्यों की ओर अपने को निर्धारित किए रहा। जैसे पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई के लिए जो मुझे संघर्ष करना पड़े वो अलग तरह के हैं, लेकिन इससे एक लाभ ये हुआ कि मुझे कवियों, साहित्यकारों की रचनाओं से मिलने का अवसर मिलने लगा। मैं कविताओं में अच्छी गद्य की भाषा में रमने वाला विद्यार्थी रहा हूँ। और आप ये मान के चलिए कि मैंने कभी ना तो कविताओं के अर्थ समझने के लिए कुंजियों का सहारा लिया, हाँ शिक्षकों की बातों को कभी कभी नोट करता गया, लेकिन मैं स्वयं अपने आप में अर्थ निकालने की क्षमता विकसित अपने भीतर करता रहा, समझने की, और ये क्रम चलता रहा। तो एक तरह से मेरे भीतर जो रचनात्मक अवकाश उत्पन्न हुआ, वो रचनात्मक अवकाश एक मिला जुला प्रसंग है, जिसमें पारिवारिक संवेदना भी है, जिसमें गांव घर की प्रकृति और उससे जुड़े हुए जीवन के संघर्ष भी हैं, जिसमें हमारी परंपरा में आए हुए कवियों, साहित्यकारों के वे सब अनुभव हैं जिनसे मैं गुजरता रहा। तो मेरी रचनात्मकता के विकास के लिए, रचनात्मकता को उदग्र करने के लिए ये सब प्रसंग हैं जिनसे मैंने सीखा, जाना, समझा, अनुभव किया, और धीरे धीरे मेरी रचनात्मकता विकसित होती रही। ये रचनात्मकता बाद में अनेक विधाओं में प्रकट हुई। कभी गीत रचना के रूप में, कभी मुक्त छंदात्मक रचनाओं के रूप में, कभी कथा के रूप में, कभी ललित निबंधों के रूप में, कभी नाटक रचना के रूप में। इसका अर्थ ये है कि मेरी रचनात्मकता का
प्रस्थान बिंदु यद्यपि काव्य था, लेकिन काव्य से इतर विधाओं को भी मैंने अपनी रचना का हिस्सा बनाया। इसका एक संदर्भ में आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जब हटा के हायर सेकेंडरी में 9वीं कक्षा में था, तब मैं कुछ अच्छी कविताएं लिखने लगा था अपनी दृष्टि से। इसलिए मैं अच्छी कह रहा हूँ कि वो मुझे प्रिय लगती थी। निज कवित्व के ही लाग नन्ही का, सरस होय अथवा अति फीका। तो उस समय तो किशोर अवस्था थी, तो लगता ही था। 7वीं की कक्षा में मैंने एक पहली कविता लिखी, और उस समय दिल्ली से प्रकाशन विभाग की एक पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका को मैंने वो कविता पोस्ट कार्ड पर लिख के भेज दी। तो मेरे पास कुछ दिनों बाद एक पत्र आया उस पत्रिका की संपादिका का, मुझे अभी भी नाम है उनका याद, सावित्री देवी वर्मा। उनका पत्र आया कि तुम्हारी कविता अच्छी लगी, इसे मैं प्रकाशित करूँगी, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि अब जब कविताएं भेजो तो पोस्ट कार्ड पर लिख के ना भेजो। पोस्ट कार्ड पर लिखना ज़्यादा सुविधाजनक था और ज़्यादा मितव्ययी था, इसलिए पोस्ट कार्ड पर मैं भेजता रहा। मैं 9वीं कक्षा की बात कर रहा था। 9वीं कक्षा में हटा के रमा कवि से मेरा परिचय हो गया। वे द्विवेदी युगीन कवि थे। उनकी एक बड़ी लाइब्रेरी थी। उनके यहाँ बहुत सी पत्र पत्रिकाएँ आती थी, तत्कालीन पत्र पत्रिकाएँ। तो अक्सर मैं उनके यहाँ शाम के समय पहुँच जाता था और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता था। कविताएं मेरी नई दुनिया अखबार में छपने लगी थीं, और रमा जी को लेकर के गद्य में पहली बार मैंने एक लेख लिखा था जो नई दुनिया को प्रकाशन हेतु भेजा। उस समय मायाराम सुरजन नई दुनिया के संपादक थे। मायाराम सुरजन ने उस लेख को छापा और उसे दुरुस्त करके छापा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय संपादक कितने आत्मीय होते थे। उनमें रचनात्मकता को विकसित करने का कितना मादा हुआ करता था। एक एक रचना को पढ़ते थे, उससे सुधारते थे, रचनाकार को प्रोत्साहन देते थे। तो गद्य की रचना का प्रारंभ मेरा उसी समय हो चुका था। बाद में चल कर के जब मैं दमोह में कॉलेज में आया तो वहाँ दिनकर सोनवलकर थे। दिनकर सोनवलकर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, और उन्होंने बार बार मुझसे कहा कि कविता तो लिखते हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गद्य भी लिखा करो। अब गद्य का समय है, गद्य का ज़माना है। तो मैं गद्य लिखना मैंने शुरू कर ही दिया था, उसको और अवसर देने लगा। और उस समय दमोह से जो सहकारी बैंक था दमोह का, वहाँ से एक पत्रिका निकलती थी, सहकारी सुमन। सहकारी सुमन में मैंने एक धारावाहिक उपन्यास लिखा। वो उपन्यास 5 कड़ियों तक प्रकाशित होता रहा, और ये मेरी कथा रचना का आरंभ था। आज ना तो मेरे पास वो उपन्यास है, हरी सुमन के भी अंक हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं मिल जाए तो मैं उनको, उस उपन्यास को एक बार पढ़ूँ तो देखूँ तो कैसा लिखा था, लेकिन नहीं है, वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में कुछ चीज़ें छूटती भी जाती हैं।
हम जो रचते हैं वह संपूर्ण परिदृश्य पर आ जाए, ये शुरुआत में ये भावना नहीं रहती है। इसलिए वो संजो करके रखने की प्रवृत्ति भी नहीं रहती है। मैं तो नए लोगों से ये कहूँगा कि आप जो भी लिखें पढ़ें वो बिल्कुल संजो करके रखें, क्योंकि वो आपके विकसित रचना क्रम को ही स्पष्ट करने वाले होते हैं। फिर मैं सागर विश्वविद्यालय में गया अध्ययन हेतु, तो वहाँ तो आचार्य कोट के अनेक विद्वानों से मेरा संपर्क हुआ और मुझे लेखन के लिए, अनवरत लेखन के लिए अवसर मिला, क्योंकि हिंदी से एमए किया मैंने और वहीं साहित्य के विभिन्न पुरोधाओं से और रचनाकारों से मिला। नागार्जुन काव्य पाठ करने आए थे, मुझे भी उसमें अवसर मिला और नागार्जुन ने मेरी पीठ ठोकी, बहुत प्रसन्न हुए। एक कवि सम्मेलन में उस समय में गया तो नीरज जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा तुम बहुत आगे तक जाओगे, आदि आदि। इस तरह से लोगों का सत्संग मुझे प्राप्त होता रहा और इस सत्संग से भी मेरी कविता की, मेरी साहित्य की रचना की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला।